है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3। इससे पहले हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसकी बाहरी सतह पर कलई किया रहता है, उसके बारे में हम जान गए थे। अवतल दर्पण में कुछ बच गया था पार्ट, उसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग बाकी था, अवतल दर्पण जिसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये सब बाकी था, इसका उपयोग अभी हम जानेंगे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद 2 नंबर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं 2 नंबर में, हजामती दर्पण के रूप में। 2 नंबर में कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण जानते हो, जैसे दाढ़ी बनाने में किसे यूज करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। 3 नंबर है टॉर्च वाहनों के टॉर्च या वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। 4 नंबर है रोगियों के कान, नाक, गले, दांत आदि के जांच में हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नोट में है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मान ऋणात्मक होता है। उससे आते हैं उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। इसकी भीतरी सतह कलाई की जाती रहती है। मतलब उत्तल दर्पण का जो भीतरी सतह होता है क्या होता है, कलाई किया रहता है। मतलब उसमें अवतल दर्पण में हम बाहरी सतह को कलाई करते हैं और उत्तल दर्पण में भीतरी सतह को कलाई करते हैं। भीतर से कलाई कर देते हैं और उसी तरह पिक्चर बना देते हैं। P ध्रुव हो गया आपका, F फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र और क्या है ये दर्पण है। उसी तरह उत्तल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है इसमें हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। अब देखिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम सिर्फ उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। उत्तल दर्पण जो क्या है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इससे होता क्या है, गाड़ी को हम सुरक्षित चला सकते हैं। जैसे साइड में लगा होता है क्या होता है, पीछे वाले गाड़ी को हम देख पाते हैं। और क्या होता है, वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, जिसका क्या होता है हमें वस्तु को देखने में कठिनाई नहीं होता है और हम गाड़ी को सुरक्षित चला सकते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि हम अवतल दर्पण का उपयोग न करके उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं इसमें गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। उसके बाद इसको फिर से समझ लेते। और इसमें बच गया उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f, ये क्या होगा, फोकस इसमें होता है अवतल दर्पण में ऋणात्मक, तो इसमें क्या होगा, धनात्मक होता है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उस समय ध्यान रखना होता है इसमें किसका मान प्लस होता है किसका मान माइनस होता है। जैसे मैंने आपको बताया हूँ अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये यहीं से आता है, चिन्ह परिपाटी से के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का मान प्लस होता है। देख लीजिए चिन्ह परिपाटी में क्या करते हैं, एक x अक्ष ले लेते हैं और एक और अक्ष लेते हैं, उसका क्या करते हैं, जो सेंटर होता है उसको हम क्या P से दर्शाते हैं, यानी P क्या कहलाता है, हमारा मूल बिंदु कहलाता है। दर्पण का ध्रुव P क्या कहलाता है, मूल बिंदु यानी दर्पण का ध्रुव। उसी तरह दर्पण के ध्रुव P से दाएं, P से जो इधर का होता है मूल बिंदु की ओर, जो इधर का जो दिशा होता है उसमें क्या करते हैं हम, उसका मान जो होता है ऋणात्मक होता है, इधर की ओर क्या होता है, धनात्मक होता है। ऊपर की ओर लेते हैं तो क्या होता है, वो भी धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। और आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी मतलब खींचा जाता है, जो भी लाइन क्या होता है उसका मान प्लस में ही होता है। उसके बाद देख लेते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f, गोलीय दर्पण में
फोकस दूरी f है और प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/v = 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या कहलाता है? हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है, जहाँ u बराबर क्या होता है? वस्तु दूरी। u बराबर क्या होता है? वस्तु दूरी और v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी और f बराबर फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र आप समझ गए होंगे। जब हम तीनों के बीच u के बीच, v के बीच और f के बीच संबंध को जब हम बताते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र का परिवार क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u 1/f। u क्या कहलाता है? वस्तु दूरी। v क्या कहलाता है? प्रतिबिंब दूरी और f फोकस दूरी कहलाता है। आगे देखते हैं। तो अब हम जानते हैं आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम किसे सूचित करते हैं? m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, आवर्धन जो होता है क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, यानी आवर्धन का अपना कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m बराबर होता है, इससे सूत्र ले सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर है h-h। m बराबर h-h, m बराबर -v/uv। इसको हम कह सकते मतलब सूत्र में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? m बराबर h-h या m बराबर -v/u। उसके बाद जानते हैं अब सिद्ध करें f बराबर r/2। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको अब हम सिद्ध करेंगे। देखिए क्या करते हैं इसमें करते हैं। पहले क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। उसके बाद एक क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण लेके और क्या करते हैं? जिसका P क्या करते हैं? ध्रुव लिख देते हैं। उसके बाद क्या एक सेंटर की केंद्र C कर देते हैं और ये भी क्या करते हैं? आपतित रेंज खींच देते हैं और एक फोकस दूरी f गुजार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें लिखते हैं माना कि mm' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है और PC क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। PC क्या है? मुख्य अक्ष है। उसके बाद AB एक क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है, जिसमें फोकस दूरी f है। जिसमें फोकस दूरी क्या है? f है। आगे देखते हैं। तो वहां तक जान लिए थे, पिक्चर बना लिए थे और जान लिए थे क्या माना कि mm' क्या है? इसमें अवतल दर्पण है, f फोकस दूरी है, c क्या है? वक्रता केंद्र और p क्या है? हमारा दर्पण का ध्रुव है। देखिए अब क्या करते हैं? परावर्तन के नियम से। किसे करेंगे? परावर्तन के नियम से एंगल I एंगल R के बराबर होता है, यानी कोण I जो होता है कोण R के बराबर होता है। ये वाला भाग इसका बराबर होगा। तो क्या होगा? एंगल I एंगल R के बराबर होगा। तो त्रिभुज देख लीजिए ABC, ये I कौन होगा? ABC, यही त्रिभुज बना रहा है। तो त्रिभुज एंगल ABC बराबर एंगल CBF, R कौन हो जाएगा? CBF, यही एंगल I बराबर एंगल R। ABC बराबर एंगल BCF है। दोनों भुजा हो गया उसका। किंतु ABC और BCF, एंगल ABC और BCF क्या है? एकांतर कोण हो जाएगा। एंगल ABC और BCF क्या होगा? एकांतर कोण होने से क्या हो जाएगा? CBA बराबर CBF, यानी दोनों का भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों भुजा क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इसीलिए फलस्वरूप त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजा बराबर होता है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः BF बराबर CF क्या हो जाएगा? BF बराबर CF, दो भुजा बराबर होगा। ये वाला भुजा हम बराबर कर देंगे। यदि इसी में क्या होगा? B जो है P के बहुत ही निकट है। B क्या है? P के बहुत ही निकट है। B P के बहुत ही निकट है तो BF बराबर क्या हो जाएगा? हमारा PF। BF बराबर PF, तो PF बराबर हो जाएगा FC। PF बराबर क्या हो जाएगा? FC। PF बराबर FC, PF बराबर FC, यानी ये मान दोनों बराबर है तो इसका जब हम आधा करेंगे PC/2, FC का आधा क्या हो जाएगा? PC/2। इसीलिए अब PC का मान क्या है? पूरा PC क्या हो जाएगा? हमारा F हो जाएगा। पूरा PC क्या हो जाएगा? F। इसीलिए F बराबर नहीं, पूरा PC हमारा क्या कहलाएगा? R हो जाएगा। क्या कहलाएगा? R। तो F बराबर क्या हो जाएगा? हमारा R/2 प्रूव्ड हो जाएगा। बंद कर दिए।
चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन आपको